हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। आपके एग्जाम में बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। चाहे आप सीए की बात करिए, चाहे आप सीएमए की बात करिए, दोनों में ही हर साल हर टर्म में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, तो आपको बहुत मजा आएगा रिवीजन करने के लिए। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास जो भी नोट है आप ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते जाइए। ठीक है सर, पहले बात करते हैं ये रेसिडेंशियल चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये हमारी एग्जाम के लिए या फिर डायरेक्ट टैक्स में इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी पर्सन का हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालना होता है या फिर हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि इंडिया में कौन सा इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, कौन कौन से इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, उसके लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसकी जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो डिपेंड करता है उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। सर, क्या ये रेसिडेंशियल स्टेटस हमें हर साल निकालना होता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आपको एवरी ईयर निकालना पड़ता है, क्योंकि एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर वैरी करता है। ठीक है सर, पहले हम किसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे? पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है। ओके, तो इंडिविजुअल को नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में, एक है रेसिडेंट और एक है नॉन रेसिडेंट। ओके सर, एक पर्सन कब रेसिडेंट बनेगा? इनकम टैक्स में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कुछ कंडीशंस दिया गया है, जिसे बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कुछ कंडीशंस मेंशन किया गया है। बेसिकली दो कंडीशन है जिसे बोला जाता है बेसिक कंडीशंस, और उन दोनों में से अगर कोई इंडिविजुअल किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, दो बेसिक कंडीशन है, अगर कोई एक कंडीशन भी एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो रेसिडेंट बनने के लिए आपको एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दे रखा है, या फिर अगर आप कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप बनेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिविजुअल की एक और कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, पहले ये बताइए कि ये बेसिक कंडीशंस क्या होते हैं। ओके, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे करता है ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर, तो वो बन जाएगा इंडिया का रेसिडेंट। ये है पहला कंडीशन। सो अगर एसएससी, पहला कंडीशन क्या है? एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। करेंट प्रीवियस ईयर में जो भी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर में अगर कोई पर्सन 182 डेज से ज्यादा, 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे करता है इंडिया में, तो आंख बंद कर लो, वो इंडिया का रेसिडेंट है। कोई भी पर्सन हो, वो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो एवी डिविलियर्स हो, कोई भी हो, अगर इंडिया आके इंडिया में 182 डेज स्टे करता है ना, तो आंख बंद कर लो, वो इंडिया का रेसिडेंट है। अगर कोई पर्सन लेस देन 182 डेज स्टे करता है तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, वो है कि करंट ईयर में उसे रहना चाहिए 60 डेज और मोर, करंट प्रीवियस ईयर में उसे 60 डेज और या फिर उससे ज्यादा रहना है, एंड लास्ट 4 साल में उसे 365 डेज रहना है। सो करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस लास्ट 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, उसमें उसे रहना चाहिए 365 डेज। इन दोनों में से अगर कोई पर्सन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। सर, इंडिया का मतलब यहाँ पे क्या है? इंडिया का मतलब यहाँ पे है लैंड प्लस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया में जो लैंड वाला पार्ट, इंडिया का जो मैप है, वो लैंड वाला पार्ट तो सर जाएगा ही जाएगा, प्लस इंडिया की जो सी लाइन से, उसमें सी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी समंदर है और ऊपर में जितना भी हवा है वो भी इंडिया का पार्ट में आएगा। ठीक है सर, ये नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है? 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। तो अगर आप किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर करोगे, 12 नॉटिकल माइल्स, उसे मल्टीप्लाई कर दो 1.852 किलोमीटर्स। ये इंडिया का पूरा कवरेज है फॉर इनकम टैक्स पर्पज। अगर एक पर्सन
पूरा ये जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कल है, इसमें कहीं पे भी रहता है इंडिया में तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, ये जो 182 डेज या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ डेज, जो डेट ऑफ अराइवल है, सपोज कोई पर्सन इंडिया आता है और उसके बाद इंडिया से जाता है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर दोनों डेट को आप कंसीडर करोगे ये 182 डेज और 60 डेज की कैलकुलेशन में। ये जो आपको 182 डेज और 60 डेज का कैलकुलेशन करना है, उसमें सिंपल आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेट ऑफ अराइवल दे रखा है एंड डेट ऑफ डिपैचर दे रखा है तो दोनों को आपको लेना है फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज। लेकिन सर अगर आपको डेट के साथ टाइम भी मेंशन किया है, सपोज किसी ने मेंशन किया है मिस्टर पीटर एक बंदा था, वो इंडिया आया ऑन 5 अप्रैल 7 PM, ओके, उसके बाद वो इंडिया से चला गया 12 दिसंबर और सुबह के 7 बजे वो इंडिया से चला गया, शाम को 7 बजे आया और सुबह के 7 बजे चला गया। तो उस केस में अगर टाइम मेंशन है तो आपको क्या करना है, ना तो डेट ऑफ अराइवल आपको लेना है ना तो डेट ऑफ डिपैचर आपको लेना है, आपको ये चेक करना है कि इन दोनों डेट में वो इंडिया में कितने घंटे था, डेट ऑफ अराइवल में और डेट ऑफ डिपैचर में इंडिया में टोटल कितना घंटा वो था। और 24 आवर्स को एक दिन लेना है, जो भी फ्रैक्शन आवर्स आएंगे उसे इग्नोर करना है, सिर्फ 24 आवर्स को 1 डे लेना है। ओके, सो अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ अराइवल डेट ऑफ डिपैचर मेंशन है, टाइम मेंशन नहीं है, तो डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर लेना है। लेकिन अगर डेट के साथ साथ टाइम भी मेंशन है तो आपको क्या करना है, डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपैचर को नहीं लेना है, चेक करना है कि उन 2 दिनों में, उन डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपैचर में वो पर्सन इंडिया में कितने घंटे था। अगर 24 आवर से ज्यादा हो रहा है तो ईच 24 आवर को आपको एक दिन लेना है, बाकी के जो ईयर है वो बाकी के जो आवर्स है उसे आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये थे 2 बेसिक कंडीशंस। अब बात करते हैं कि कौन कौन से केस में ये जो आपका सेकंड बेसिक कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पे सिर्फ आपका जो पहला फास्ट बेसिक कंडीशन है, मतलब 182 डेज और या फिर मोर वहां स्टे करना है, तो वो केस एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपका जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, यानी कि 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये वाला कंडीशन कौन सी केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 1, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो उसकी केस में ये सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। सो इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, इनके केस में सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। ओके, दूसरे टाइप के पर्सन है इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडिया बाउंड फॉरेन शिप एंड शिप मूव्स आउटसाइड इंडिया। सपोज कोई इंडिया का सिटीजन है और वो एक ऐसे शिप में काम कर रहा है, एक ऐसे शिप में क्रू मेंबर है जो कि इंडिया से फॉरेन जाता है। ओके, चाहे वो पैसेंजर को लेके जाए, चाहे वो गुड्स को लेके जाए, किसी को भी लेके जाए, अगर ऐसे शिप में काम कर रहा है जो इंडिया से फॉरेन जा रहा है, तो उस केस में भी सेकंड वाले बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको एक पॉइंट याद रखना है, इन दोनों टाइप के, मतलब जो भी पर्सन जॉब करने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज में आउटसाइड इंडिया जा रहा है एंड जो भी क्रू मेंबर है इंडियन शिप के केस में, इन दोनों की केस में सिर्फ हमें चेक करना है फर्स्ट बेसिक कंडीशन फॉर कैलकुलेटिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, इन लोगों के रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करना है। ओके, सेकंड वाला इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक टाइप के कैटेगरी के पर्सन है जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और पर्सन रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया का कोई सिटीजन है जो बाहर रहता है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर ये इंडिया घूमने के लिए आता है, इंडिया विजिटिंग में आते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इनके केस पे सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर इनकी टैक्सेशन, इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके लिए आपको चेक करना है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है, उसका अदर देन इंडियन इनकम यानी कि अदर देन फॉरेन इनकम यानी कि इंडियन इनकम कितना है। ठीक है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है उसकी अदर देन फॉरेन इनकम यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंडियन इनकम
कितना है। अगर उनका इंडियन इनकम लेस देन 15 लाख है, लेस देन इक्वल टू 15 लाख है, 15 लाख या फिर 15 लाख से कम है, तो उस केस में आपको चेक करना है कि वो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 182 डेज से ज्यादा स्टे कर रहा है या फिर कम स्टे कर रहा है। यानी कि इनके लिए कैलकुलेशन सिंपल है, अगर वो 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रह रहे तो वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन सर अगर इनका इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपका आएगा पहला कंडीशन 182 डेज, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा बेसिक कंडीशन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे हो जाएगा। पहला वाला ओरिजिनल कौन सा था, 60 प्लस 365, यहां पे सर क्या आ जाएगा 120 डेज ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर मैं बोलूं ओरिजिनल था 60 प्लस 365, यहां पे हो जाएगा 120 प्लस 365। अगर इन दोनों में से वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट है, लेकिन अगर वो लेस देन 120 डेज इंडिया में स्टे करता है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल। सर एक बात बताइए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्चुअली में है कौन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक ऐसा पर्सन है जो कि फॉरेन का सिटीजन है। एक फॉरेन सिटीजन को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बोलेंगे? नंबर 1, अगर उसके पास लाइफ टाइम में कभी भी इंडिया का पासपोर्ट था तो वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो पहले इंडिया का सिटीजन था। जब वो इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए गया, यूएसए पढ़ने के लिए गया, तो उसके पास इंडिया का पासपोर्ट था, लेकिन जब वो गूगल का सीईओ बना तो उसने अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया, तो वो हो जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उसके पास एक टाइम पे इंडिया का पासपोर्ट था। ओके, उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो उन्हें बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जो पार्टीशन हुआ था 1947 उससे पहले, अगर किसी की पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए तो वो बन जाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर सुंदर पिचाई के पास कभी भी पासपोर्ट नहीं था, आप ऋषि सुनक को ले लीजिए, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था ऋषि सुनक भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, सर ऐसा अगर हुआ कि सारे के सारे पर्सन जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले सारे के सारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएंगे। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रूल है कि ये जो सिटीजन होना चाहिए ना, फॉरेन सिटीजन, वो अदर देन दिस कंट्रीज होना चाहिए। मतलब इन कंट्रीज के जो सिटीजन है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के डेफिनेशन में आएंगे नहीं। कौन कौन से कंट्री है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, इन सारे कंट्रीज के जो सिटीजन है ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में कभी भी नहीं आएंगे। अगर इनके अलावा और कोई कंट्री का सिटीजन है और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो उन्हें बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, तो ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए टैक्सेशन। उसके बाद सर आता है कि अगर कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो पहला क्या है? पहला एक इंडिविजुअल के लिए हम चेक करेंगे क्या वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। एक बार अगर वो रेसिडेंट बन गया, नॉन रेसिडेंट बना तो वहीं पे चैप्टर क्लोज, उसका टैक्सेशन उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो रेसिडेंट की केस में क्या होगा सर? रेसिडेंट में भी दो टाइप के पर्सन है। पहला टाइप का पर्सन है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और दूसरे टाइप के पर्सन है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब सर ये ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने के लिए और क्या करना होगा? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो कंडीशंस दिया हुआ, जिसे बोलते हैं हम एडिशनल कंडीशंस। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो कंडीशंस मेंशन है जिसे हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। अगर कोई रेसिडेंट पर्सन वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। लेकिन अगर कोई एक सेटिस्फाई करता है, अगर कोई पर्सन सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फिर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो पहले बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप रेसिडेंट बनोगे। उसके बाद आपको एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना है जिसकी वजह से आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे। ओके, तो सर बता दीजिए कि ये एडिशनल कंडीशन क्या क्या है।
ओके, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के हिसाब से ये बोल रहा है एसएससी मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एनी 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 10 साल में हमें ये चेक करना है कि एसएससी एनी 2 year में कोई भी 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 साल में बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो 2 साल में किसी भी 2 साल में रेसिडेंट है आउट ऑफ 10 years तो उसने पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। सर दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि आपको पहले के साथ साथ 2 कंडीशन एट ए टाइम फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन बहुत ही सिंपल है, ये बोलता है कि हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ के लास्ट 7 years में उसे 730 days इंडिया में स्टे करना चाहिए। ओके, सो एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 730 days इन लास्ट 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ के लास्ट 7 साल में 730 days उसे इंडिया में रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अदरवाइज वो बनेगा नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A जिसका नाम है डीम्ड रेसिडेंट। अगर कोई पर्सन ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना तो इंडिया वाले बोल रहे हैं कि वो इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट है। क्या क्या सर कंडीशन है? पहला पॉइंट है कि वो एक इंडिया का सिटीजन है। दूसरा पॉइंट है इसका टोटल इनकम, पहला पॉइंट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन इनकम, यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है वो किसी और कंट्री का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए और किसी भी कंट्री में वो ड्यू टू हिज रेसिडेंशिप टैक्स नहीं देना चाहिए, मतलब और किसी कंट्री का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो तो ऐसे ही नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा, उसे डीम्ड रेसिडेंट बनाने की क्या जरूरत है। तो इस वजह से 4 कंडीशन है। पहला, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, इंडिया का इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं होना, रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, या फिर रेसिडेंशिप वजह से टैक्स नहीं देना चाहिए। और चौथा वाला जो पॉइंट है वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अगर कोई पर्सन ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलेंगे इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। ओके, हमेशा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो डीम्ड रेसिडेंट है ये इस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो क्या होंगे? ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होंगे। डीम्ड रेसिडेंट क्या होंगे? ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। पॉइंट क्लियर सर? स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बोलता है कि पहले आपको चेक करना है HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली इंडिया में है देन वो HUF इंडिया का रेसिडेंट है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड द इंडिया में देन इन दैट केस वो HUF इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। ओके सर, एक बार HUF रेसिडेंट बन गया ना, उसके बाद आपको चेक करना है क्या वो HUF ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर वो HUF नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। अगर HUF का जो करता है वो एडिशनल कंडीशंस जो इंडिविजुअल के लिए है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में वो सेटिस्फाई करता है, दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है देन इन दैट केस HUF जो है वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। अगर करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता या फिर कोई एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है देन इन दैट केस वो जो HUF है वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हमेशा आपको याद रखना है कि एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। मियर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो पेन पेपर में होता है वो नहीं होना चाहिए। डे टू डे ऑपरेशन के लिए अगर कुछ डिसीजंस लिया जा रहा है तो उसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हम कवर नहीं करेंगे। ओके सर, HUF की बात अब हम चलते कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए जो प्रोविजन है वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में दे रखा है। कंपनी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है इंडियन कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी यानी कि वो कंपनी जो आज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट इंडिया में रजिस्टर्ड हुए, ओके, या फिर इंडिया में जिनका फॉर्मेशन हुआ है उस टाइप के कंपनी, जितने भी इंडियन कंपनीज है वो ऑलवेज रेसिडेंट ट्रीट किया जाएंगे इंडिया में। जो फॉरेन कंपनीज है उनके केस में आपको चेक करना है पोएम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है देन वो जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया का रेसिडेंट है। अगर पोएम आउटसाइड इंडिया में है देन वो नॉन रेसिडेंट है। सर पोएम का एग्जैक्ट मीनिंग बताइए।
पोएम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसका अगर कुछ हम एग्जांपल ले, सपोज कोई कंपनी इंडिया में अपनी बोर्ड मीटिंग्स, मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग इंडिया में करता है, या फिर अपनी सीईओ सीओफए की जो अपॉइंटमेंट है वो इंडिया में करता है, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिसीजन है वो इंडिया में करता है, या फिर एजीएम या फिर एजीएम इंडिया में कंडक्ट करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी का जो पोएम है वो इंडिया में है। ठीक है, अगर मेजर बिजनेस डिसीजंस इंडिया में लिया जा रहा है तो पोएम उसका इंडिया में, या फिर पोएम आउटसाइड इंडिया में। पोएम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोएम आउटसाइड इंडिया में है तो नॉन रेसिडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे अदर रेसिडेंशियल पर्सन की। अदर जो पर्सन है उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा सर? बहुत ही सिंपल है, इन लोगों के लिए आपको चेक करना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में ये बोलता है कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है देन वो रेसिडेंट है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया में देन वो नॉन रेसिडेंट है।